प्रिय मित्रों, पिछली चर्चा में हमने ये बात समझी थी कि लोकतंत्र के हमारे लिए जो चार स्तंभ कहे जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों के चारों विधान बनाने वाले, लेजिस्लेचर, उसको एग्जीक्यूट करने वाले, जुडिशरी और मीडिया, ये चारों आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि इसको जुडिशरी आपसे पूछकर नहीं चलता, आपके पास अच्छा वकील होना चाहिए और ये न्याय की क्या बात करता है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा वकील नहीं है और आपके केस को अपने ठीक से पेश नहीं किया तो आपको कानून के लिहाज से मतलब आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये पूरी चीज एक व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है, ये तो कानून में पूरा प्रावधान ऐसा है कि कौन सा किस रेफरेंस को लेकर के वकील सारा काम कर सके। तो आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो आपको जुडिशरी में मदद के लिए अच्छा वकील चाहिए। और उससे पहले जो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, वो एग्जीक्यूशन जिस तरह किया जाता है वो सिर्फ जुडिशरी का नाम ले लेंगे, हम तो जी संविधान का पालन कर रहे हैं, ये कानून है, ये न्याय व्यवस्था है। और लेजिस्लेचर ने एक बार नियम बना दिया तो आपको उस पर चलना ही है। मीडिया क्या काम करता है? मीडिया आपको सिर्फ ये बताने का काम करता है कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। लेकिन अब एक एक करके परेशानी समझिए। मीडिया को अपना सारा काम जो करना पड़ता है, मीडिया वो आज की तारीख में हजारों करोड़ रुपए का ये खर्चा आपके टीवी मीडिया पर है जो आज मेन है। लेकिन उसके अतिरिक्त अखबारें भी हैं, लेकिन अखबारों की कीमत आज कॉस्ट से जो जितने की लागत पड़ती है उसके 25% पर आपको घर में अखबार मिलती है। जो बड़े अखबार है अंग्रेजी के, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, क्योंकि ये सारे चलते एडवर्टीजमेंट से हैं। तो मीडिया को पैसा जो देगा, और पैसा कौन देगा? या तो पूंजीपति देगा अपने ऐड देने के लिए, लेकिन पूंजीपति को भी आवश्यक नहीं है, वो उसको न्यूज में निकलवा सकता है। सबसे बड़ी खास बात यह है, पूंजीपति आपकी न्यूज बदलवा सकता है, तो उसको जो बदलवाना है वो बदलवा लेगा। और ज्यादातर वो एडवर्टीजमेंट सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित है। आप इलेक्शन में देखिए कितना पैसा सरकार इस प्रकार की मीडिया में देती है कि फला सरकार अच्छी है और फला सरकार अच्छी है। तो मीडिया को पैसा उन्होंने देना ही देना है। अब यहां पर हमारे पास देखिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसको थोड़ा और आगे समझिए। एक सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक सेवा आपके पास जो चल रही है उसको नियंत्रण करने से आपका क्या होता है? जनता पर नियंत्रण हो जाता है। मतलब सामाजिक व्यवस्था है वो भी आपको एक नियंत्रण का रास्ता बताती है। प्रशासनिक सेवा है जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का सिस्टम चलता है वो भी आप पर नियंत्रण ही कर रही है, आपको खुला नहीं छोड़ रही है। अब अगर नियंत्रण मेरे और समाज की बेहतरी के लिए है शायद हम लोग बुरा न माने, लेकिन कई बार नियंत्रण इस प्रकार का हो जाता है कि जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ऐसे 50 उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ दिए थे, ऐसे 50 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, अब इस पूरी चीज को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता रही? आपको आवश्यकता इसमें रही पत्रकारिता और मीडिया घराना, जिसने आपको ये महसूस कराना है कि ये आपका कदम ठीक है और आपको इस तरफ चलना है। देखिए होता क्या है, जिस समय आप चुनाव के लिए वोट देते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर आपको वोट लिया जाता है, आपको मानसिक रूप से ये समझाया जाता है कि आप अपनी मर्जी का वोट दीजिए। लेकिन यकीन मानिए अंग्रेजों की वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज भी चलती है। देखिए दुर्भाग्य क्या है आज की पत्रकारिता में और आज के चुनावी माहौल में, दुर्भाग्य क्या है कि हमारे यहाँ हर दल के जो पोषित लोग होते हैं, जो दल से फायदा उठाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हो, उनके लिए ये होता है कि मेरा वाला व्यक्ति या मेरा वाला दल ठीक काम कर रहा है। आप उसको उसके दल की कमियां बताएंगे कि भाई तुम्हारे दल में तुम जिसकी इतनी तारीफ करते हो उस दल ने ये गलती करी, तो उनका उत्तर होता है दूसरे ने भी तो करी है, उसको पकड़ो। मतलब कोई ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे दल की गलती हो सकती है। तो इस तरह मानसिक रूप से एक डिवाइड कर दिया गया, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आपको ले आए हैं। तो पत्रकारिता और मीडिया घराने का सबसे बड़ा काम यही है। पुराने समय में एक हुआ करता था, समाचार पत्र होता था, आपको याद रखिएगा, एक एडिटर होता था।
एडिटर का अर्थ ये होता है जो एडिटर अपना लेख लिखता था, संपादकीय लेख जो होता था, वो संपादकीय लेख में संपादक के अपने व्यूज होते थे, अपने विचार होते थे, लेकिन बाकी ये शुद्ध समाचार होते थे। पर आजकल क्या है, हर प्रकार के समाचार एडिटर की चॉइस पर हो गए, और एडिटर पर परेशानी, संपादक पर परेशानी किसकी है? उन लोगों की जो या तो संपादक को धन देते हैं विज्ञापन के माध्यम से, या किसी और प्रकार से उसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। तो आपके पास पत्रकारिता और मीडिया घराना बिल्कुल भी आप निष्पक्ष आपको समाचार नहीं देता। इसके साथ समझिए, जो ये राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे लेजिस्लेशन की व्यवस्था है, जिसके ऊपर हमारे कह दिया था संविधान सर्वोपरि और आपको ये बना दिया और वो बना दिया, इसमें आप ये समझिए कि इस राजनीतिक व्यवस्था में हमारे पास राजनीति कैसे चलती है। जब चुनाव होता है तो आपको पता है हमारे पास एक चुनाव आयोग है। अब ये चुनाव आयोग एक ऐसी चीज है जो ये समाचार आएगा, चुनाव आयोग ने फला फला दल को नोटिस दिया, फला नेता को नोटिस दिया। लेकिन इतिहास में जब से चुनाव आयोग बना है, आज तक चुनाव आयोग की इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को ये कह सके क्योंकि आपने आचार संहिता का पालन नहीं किया, आप चुनाव नहीं लड़ सकते इस सीट पर। कोई नहीं कह सकता। इसमें 3-4 तरीके, पहली बार बोला, फिर दूसरी बार नोटिस दिया, फिर तीसरी बार नोटिस दिया, चौथी पांचवी बार उस नेता ने, दल की तरफ से माफीनामा आ जाता, हमसे गलती हो गई और बात मार हो जाती है। माने पूरी चुनाव आयोग की दंड देने की जो स्थिति है वो इतनी है कि आपसे, आपके दल से, आपके व्यक्ति से 2 बार माफी मंगवा सकता है बस। वो माफी किस स्तर पे होगी? पहले स्तर पे होगी, दूसरे नोटिस पर होगी, तीसरे पर होगी, चौथे पर होगी, यही एक निर्भर करता है। लेकिन अंत में वो एक माफीनामा आ गया और चुनाव आयोग को हमने कह दिया कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोपरि है। क्या सर्वोपरि है? आपने एक न्याय प्रणाली दे दी है इस व्यक्ति को जिसके पास करने को कुछ नहीं है, जो अब इससे कितनी हास्यास्पद बात लगती है। माने आपने जिसको न्याय प्रणाली दे दिया है एक चुनाव आयोग को, वो राजनीतिक व्यवस्था को क्या ठीक करेगा? फिर आप देखिए दूसरी तरफ राजनीतिक बल चलता किससे है? ये चलता है धन से। आज हर जगह धन चलता है। तो ये जो धन देता कौन है? कभी ये सोचिए कि राजनीतिक जो पार्टी है इनको धन कौन देता है? ये बड़े आराम से आकर के आपके पास एक एक्सपेंडिचर का एजेंडा बना देंगे। देखिए होता क्या है, जब कोई नेता आएगा तो कहेगा मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं लैपटॉप दे दूंगा, मैं स्कूटी दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। लेकिन उनसे ये पूछिए कि जो भी आप ये देंगे किसका? पैसा कहां से आएगा? पैसा वो सरकारी खर्चे से निकाल देगा, अपनी जेब से किसी ने नहीं देना। इसीलिए आप देखिए छोटा मोटा नेता भी होगा तो 5 साल बाद चलने के बाद उसकी अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि सरकार का जो पैसा निकला स्कूटी खरीदने में, लैपटॉप खरीदने में, सबकी कमीशन उसको मिल गई। इसमें कोई एक दल नहीं है, सारे दल जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था अब अभी हाल की सरकार ने कह दिया कि हम इसके ऊपर वो करेंगे जी, राजनीतिक फंडिंग कैसे होनी चाहिए। मैं आपको पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा, जो डेमोक्रेसी आपको देकर गए हैं और जो पश्चिमी देशों की डेमोक्रेसी, उसमें कुछ मूलभूत अंतर है। पश्चिमी देशों में क्या है, आज भी लॉबीज बनी हुई है और उन लॉबीज का बहुत तगड़ा हथियार है सरकारों के ऊपर। आप समझिए ये जो कोरोना महामारी है ये पूरी फार्मा मीडिया द्वारा चलाई गई है। फार्मा द्वारा सारी चीज चलाई गई है, फार्मा ने मीडिया खरीदा, फार्मा से वो चलाई गई है, पोषित की गई है। वहां पर एक गन लॉबी है जो कहती है आम आदमी को बंदूक मिलनी चाहिए। तो मतलब चाह कर भी बराक ओबामा की पत्नी, चाह कर भी, या बराक ओबामा एक बार रो पड़े थे कि मैं चाह कर भी इस गन लॉबी के अगेंस्ट जाके सबको गन देने का प्रावधान बंद नहीं कर सकता मैं। तो इतना तो अमेरिका का राष्ट्रपति डरा हुआ है। लेकिन कम से कम ये बात आपके सामने है कि वहां पर फार्मा लॉबी इसको चलाती है और गन लॉबी चलाती है और फला फला लॉबी चलाती है, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया पैसा नंबर 1 में उनके पास जाता है और वो ओपनली फंडिंग करते हैं। हमारे यहां पर ये फंडिंग ओपन नहीं है। सरकार ने ये तो कह दिया कि 20,000 से ऊपर वाले की गिनती होगी, लेकिन उसने पैसा किसने दिया ये नहीं पता लगेगा। अभी तक भी राजनीतिक फंडिंग में कोई धन कहां से आया, कोई पार्टी इस पर बात करने को तैयार नहीं, कोई भी पार्टी। तो राजनीतिक व्यवस्था सारी चलती आपके धन से है। और धन कौन देगा ये भी समझिए। धन देगा कौन? धन वो देगा जिसके पास धन है। किसके पास धन है? धन तो है सर, सारा धन और बल चलता है। ये धन और बल आया कहां से? ये धन और बल देने वाली जो व्यवस्थाएं हैं। अब देखिए इसी धन से राजनीतिक व्यवस्था चल रही है,
इसी ढंग से पत्रकारिता मीडिया घराना चल रही है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता मीडिया राजनीतिक व्यवस्था, ये तीनों जुड़े हुए हैं। जिस समय चुनाव में धन देने वाला व्यक्ति चाहेगा कि फला फला सरकार आए, वो उसी को प्रमोट करवा देगा मीडिया के द्वारा, वही राजनीतिक व्यवस्था बनेगी। आप ये देखिए कितने भी आ रहे हैं, लेकिन हर खेल में हो क्या रहा है आप देख ध्यान से दीजिएगा। हर बार 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 ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी नई आई है कि जो अमीर है वो अमीर और अमीर बनते गए। इसका मतलब उनके पास कोई रास्ते बनते गए ना जी। कैसे बनते गए? क्योंकि अमीर लोगों को आपने सरकारों को उन्होंने चलाया, सरकारों ने उनके लिए नीतियां बनाई। पूरा लॉकडाउन के वक्त जिस समय शुरू का लॉकडाउन लगा सब कुछ बंद था, लेकिन आपकी जानकारी है सट्टा बाजार चल रहा था, शेयर मार्केट चल रही थी। कैसे चल रही थी? अगर पूरी कंपनी में किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं हो रहा, सब बंद पड़ा है, तो शेयर मार्केट ऊपर कैसे जा रही है? अर्थ कोई ना कोई वो जुगाड़ कर रहे थे। पता लगा पूंजीपतियों का पैसा इस 2 साल के लॉकडाउन में बहुत अधिक बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने कैसी व्यवस्थाएं करवा ली अपनी। ये स्पष्ट बातें सामने आती हैं। और आज की तारीख में पत्रकारिता मीडिया घराना, चुनावी व्यवस्था में धन देने वाले पूंजीपति और राजनीतिक व्यवस्था, ये सब जुड़े हुए हैं। अब आगे देखिए पूंजीपति और उद्योग, ये क्योंकि पूंजीपति अमीर आदमी अकेला क्या करे, तो उस पर उद्योग नहीं होगा, वो कुछ उद्योग चलाएगा। और उस उद्योग को चलवाने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। तो हमारे पास क्या व्यवस्था आती है कि आपके पास इसको विदेशी साझा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं और भारतीय कंपनी उनके साथ कोलैबोरेशन करती है। या कहिए कि वहां के जो पूंजीपति हैं वो भारतीय व्यक्ति को पूंजी दे करके वो काम करवाते हैं अपना। इसके लिए भी बड़ा तगड़ा सिस्टम बना रखा है कि भारतीय जो उद्योगपति है वो उनके इशारों पर चले, क्योंकि चलना पड़ता है उसको। कारण $1 75, उल्टा बोल गया जी, $1 का $75। बस ये आपने मुद्रा में, दुनिया में कोई नियम नहीं है कि $1 और $75 को ये निर्धारित आप कैसे करेंगे। ये उसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे ये ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट बैलेंस, इंपोर्ट बैलेंस सब बताते रहेंगे, लेकिन वो सब कहानियां हैं। अंत में आप पूछिए यार एक सिंपल बैलेंस हमें बताओ कि $1 से कितना रुपया होना चाहिए। हमारे यहाँ $1 में कितना गेहूं मिलता है, उतना वहां पे एक रुपए में मिलना चाहिए। कर लीजिए बराबर। आप वो भी बराबर नहीं करेंगे। मानव संसाधन की चीज भी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा कि आप इंजीनियर को कितना देते हो, हम इंजीनियर को कितना देते हैं, दोनों की कीमत बराबर कर देते हैं, वो भी उन्होंने नहीं करी। तो ये एक घुमावदार सिस्टम में रख दिया जाता है। लेकिन इस पूरे के साथ हुआ क्या, जितने भी देश के संसाधन है, देखिए आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो क्या करती हैं, जंगल अपने नाम लेती हैं, पानी अपने नाम लेती हैं, व्यवस्थाएं अपने नाम लेती हैं, खेती अपने नाम लेती हैं। मतलब जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, आप कल्पना करें क्या कभी भारत में ऐसा समय था 50 साल पहले, 30 साल पहले आप सोच सकते थे पानी बोतल में बिकेगा? आज बिक रहा है। कुछ समय बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकने शुरू हो जाएंगे, वो हो भी रहे हैं अभी। एयर प्यूरिफायर बिक रहे हैं, कमरे में आप एयर प्यूरिफायर लगाइए। ये सब चीजें क्या है, आप नेचर की चीजें आप बिक रही हैं आपके पास। एक समय था राजा, अपनी जमीन भी राजा की होती थी, लोग खेती करके उसमें गुजारा करते थे। लेकिन आज की तारीख में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, इन पर अधिकार कराने के लिए ये विदेशी और देशी कंपनियां जुड़ जाती हैं। तो इनका क्या हो गया, जनता पर नियंत्रण तो उन्होंने कर लिया पहले उस व्यवस्था में, और इसके बाद संसाधनों पर नियंत्रण ऐसे कर लिया। इसके साथ इसमें क्या करते हैं, संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया उन्होंने, पहले कभी हमारे पास बार्टर सिस्टम होता था, विनिमय की जो चीजें होती थी कि आपने गेहूं दिया मैं आपको ये दूंगा। छोटे गांव में आज भी ले चलाते थे, आज से 20 साल पहले भी चलाते थे। लेकिन आपने पैसे को, रुपए की जो ये कागज का नोट है, इसकी व्यवस्था को बड़ा करते गए। तो बैंकों से ऋण लेना पड़ा, बैंकों को राजस्व देना पड़ेगा, सरकारों को राजस्व देना, मतलब हर चीज रुपए पर आधारित कर दी गई। तो रुपए पर आधारित करने का नुकसान क्या हुआ आप समझिए। रुपए पर जब ये चीज आधारित हो जाएगी तो आप रुपए के ऊपर सब डिपेंडेंट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, रुपए के चक्कर में क्या आपको सारे अंतरराष्ट्रीय समझौते करने हैं। आप समझिए WTO का काम है, क्योंकि रुपए को कौन डील कर रहा है, रुपया वर्सेस डॉलर को डील करने वाली चीजें अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं। पहले आपको डिपेंडेंट बना दिया उसका। अब आप कल्पना कीजिए, आज भारत के अंदर इस बात की बात हो रही है कि आप पेट्रोल व्हीकल हटा करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चले जाइए। आप ये सोचे, पहली बात भारत में इतनी पेट्रोल व्हीकल्स आई क्यों, या आज भी आप समझते हैं प्रदूषण कर रही हैं। आप ये कह रहे हो पुरानी व्हीकल तोड़ेंगे लेकिन नई व्हीकल बनाना बंद नहीं करेंगे। मतलब क्या मतलब है इसका, क्योंकि नई व्हीकल बनाने वाले लोगों का यहां पर पैसा मिलता है।
तो इस तरीके से आपकी जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं वो उसमें डाल दिए जाएंगे। ये सब कर कौन रहा है? बाहर की कंपनियां हैं, बना रही है चीजें, आपको खरीदने पर मजबूर करना। तो आपके ऊपर अभी तक आप समझिए, जो हमने पहले बात करी, हमको लगता है हमारे खाने पीने रहने विवाह और उसमें पूरी संसार में हमारी क्या व्यवस्था है, हमारे ऊपर प्रशासन और नेता राजनीति के द्वारा हमारे पर नियंत्रण कर रहे हैं, और राजनीति को चलाने वाली चीज मीडिया इत्यादि, मीडिया राजनीति सबको चलाने वाले वो पूंजीपति उद्योगपति हैं, और उद्योगपतियों के लिए ऊपर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और उसके ऊपर व्यवस्था हमारी बैंकों की है। तो अंत में हमारे पास ये बैंकों के समझौते जो हैं अंतरराष्ट्रीय, ये हमें आज चला रहे हैं। इनकी वजह से हमारी सरकारें वही नीतियां बनाएंगी, वही आगे चलेगी। यही सबसे बड़ा सच है। हम समझते हैं कि एक नेता ले आएंगे, एक वो बदल देंगे, व्यवस्था बदल देंगे। ये व्यवस्था बनाई ऐसी गई है जिसको बदलना संभव ही नहीं। ये तो कोई बहुत बड़ी खूनी क्रांति हो उसके बाद बात होगी, क्योंकि इसको समझने, यहां तक पहली बात, यहां तक लोग समझ पाए, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुछ लोग समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपके सामने इस बार ये बताने की कोशिश करी कि सब चीज अंतरराष्ट्रीय समझौतों से, विदेशी कंपनियों से, भारतीय कंपनियों से, मीडिया, सरकार से लेकर आगे चल रही है। हमारी निगाह कहां तक जा रही है? हमको लोकतंत्र का एक झुंझुना दे दिया गया है। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये व्यवस्था कितनी बराबर है। चलिए अगली बार इससे आगे